तो ये मानव सेवा संगम को चूज करने का कोई खास कि मेरे घर के आसपास कोई भी प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है कि लोग जहाँ पे महिलाएं अपनी मतलब कोई उनको बीमारी है कुछ भी वो जांच कर पाए कहीं पे जा पाए। तो मेरे को लगा कि अपने घर के आसपास मैं उनको सुविधाएं दूं, तो मैंने इसलिए टोहाना चूज़ किया। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको हम बांझपन की समस्या कहते हैं, वैसे पेशेंट आते हैं। पर मोस्टली हमारा जो मेन फोकस है वो प्रेगनेंसी के ऊपर रहते हैं। 3.5 किलो का उसका बच्चा था कि नहीं नीचे से आ सकता है। हमने हड्डी चेक करी, हमने पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट्स को विश्वास दिलाया कि नहीं आंटी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे नॉर्मल डिलीवरी की, बाकी भगवान की मर्जी। आगे जाके बच्चे को कुछ दिक्कत आती है, माँ को कोई दिक्कत आती है तो हम ऑपरेशन कभी भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार हम ट्राई बिल्कुल नॉर्मल की तरह ट्राई करें। बिल्कुल नॉर्मल का ट्राई करेंगे। तो फिर कल हमारे पास पेशेंट आई, हमने उसको एडमिट किया, फिर हमने उसको दर्दें लगवाई। हमने उसको 12 बजे दर्दें लगवाई थी और 5:30 बजे बिल्कुल सही माँ और बच्चा बिल्कुल सही नॉर्मली डिलीवर हो गए। तो आमतौर पे ऑपरेशन ही होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर क्या वो सच में ऑपरेशन की स्थिति होती है या वैसी स्थिति होती है कि उसको जांचा ही नहीं जाता जैसे आपने जांच दी है? उसको शुगर है या कोई और बीमारी है साथ में अटैच, तो वो इंडिकेशन बन जाती है अगर वो हाई रिस्क है कि ऑपरेशन की। पर हर प्रेगनेंसी मतलब सिजेरियन के लिए नहीं हम बोलते हैं। प्रेगनेंसी में बिल्कुल मिनिमल दवाई जो रिक्वायर्ड है उतनी खाएं, और कोई भी दवाई जो लेनी है वो गायनाकोलॉजिस्ट की, ऑब्स्टेट्रिशियन की उससे ही खाएं, ठीक है, एडवाइस से ही खाएं, क्योंकि सारी दवाइयां प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती हैं। तो जो आसपास का एटमॉस्फेयर है घर का, महाभारत की कहानी सभी सुनाते हैं कि बच्चा अगर जब पेट में होता है तो माँ जो सुन रही है उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज के वक्त में मोबाइल का इस्तेमाल होता है, तो क्या सच में ऐसा पड़ता है? तो आजकल हम देख ही रहे हैं, जैसे कि आजकल वर्क बैलेंस की वजह से जो आजकल सारा लेट मैरिजेस, लेट चाइल्डहुड की, हमें लेट बच्चा करना है, मतलब 30 इज अ न्यू नॉर्मल। आजकल 30 इज अ न्यू नॉर्मल। पहले नॉर्मली 24 25 इज अ जो परफेक्ट एज जो होती है मैरिजेस की, वो 25 टू हम बोलते हैं 28 30 के बीच में होती है, पर आजकल 32 35 इज न्यू नॉर्मल हो चुके हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारी ओवरीज के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। जो हमारी ओवरीज होती हैं उनके अंदर जो oocytes होते हैं, जो एग्स होते हैं, वो एक लिमिटेड अमाउंट के होते हैं, जो कि लिमिटेड उनकी जो विद एज उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम होने शुरू हो जाती हैं। तो उसकी वजह से प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो पाती, जो प्रॉपर कंसीव नहीं हो पाता। इसकी वजह से इसको हम जनरली इनफर्टिलिटी का नाम दे देते हैं, बांझपन की समस्या। महिलाओं को बहुत से रोग हो जाते हैं, महिलाएं उसके बारे में बातचीत नहीं कर पाती और कई बार उस अनभिज्ञता की वजह से काफी तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो इन सब को लेकर हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। आज रिफ्लेक्ट हाउस में मेरे साथ जो बैठे हैं वो है युवा डॉक्टर रजनी सिंगला। तो रजनी जी, आपका स्वागत है रिफ्लेक्ट हाउस में। हम इस मंच पर ये कोशिश करते हैं, शब्द मंच पर, कि बुलाया जाए, बातचीत की जाए, बातचीत वो हो जो लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, ज्ञानवर्धक हो। तो इसलिए आसान भाषा में, और उनकी जो अधिकतर समस्याएं हैं जो आपके सामने भी आई होंगी, ताकि हम उनको लोगों को बताएं। तो इसी के ऊपर कुछ बातचीत करने वाले हैं। ठीक है सर। ठीक रहेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, शुरुआत करें इसकी। हाँ जी तो आप युवा हो, मैं उम्मीद करूंगा आप काफी नई चीजें भी मुझे बता के जाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले ये बताइए कि जो आप डॉक्टर बने, तो सबसे पहले तो सामने वाला ये जानना चाहता है कि डॉक्टर है भी कि नहीं है। तो डॉक्टर की पढ़ाई आपकी कैसी रही, क्या क्या डिग्रियां आपके पास हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर रजनी सिंगला है, MBBS MS गायनी। मैंने अपनी MBBS और MS गायनी दोनों पटियाला GMC पटियाला राजेंद्र हॉस्पिटल से करी है। उसके बाद मैंने 1 साल सिविल हॉस्पिटल मानसा में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम किया है। उसके बाद अभी मैंने अपनी ज्वाइनिंग मानव सेवा संगम हॉस्पिटल में अभी 26 मार्च से शुरू करी है अपनी सेवा। तो ये मानव सेवा संगम को चूज करने का कोई खास उद्देश्य रहा? एक तो सबसे पहला मेन ये भी था कि मैं मूनक से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे घर के बिल्कुल पास घर के बिल्कुल नजदीक हो और गया। एक मैंने ये भी देखा कि मेरे घर के आसपास कोई भी प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है कि लोग जहाँ पे महिलाएं अपनी मतलब कोई उनको बीमारी है कुछ भी वो जांच कर पाए, कहीं पे जा पाए। तो मेरे को लगा कि अपने घर के आसपास मैं उनको सुविधाएं दूं, तो मैंने इसलिए टोहाना चूज किया। टोहाना चूज किया। तो यहाँ जब आपने ज्वाइन किया है तो किस तरह के रोगी आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? महिलाएं किस तरह के रोग से ज्यादा पीड़ित हैं इस क्षेत्र में? हमारे पास जैसे मैंने जब ज्वाइन किया तो हमारे पास मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिलाएं आ रही हैं। उसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनके बच्चेदानी के अंदर रसोली है, गांठ है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको हम बांझपन की समस्या कहते हैं, वैसे पेशेंट आते हैं। पर मोस्टली हमारा जो मेन फोकस है वो प्रेगनेंसी के ऊपर रहता है, जो गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिला, जैसे मुझे आज ही पता लगा, जिसकी वजह से मैंने आपको मिलना भी चाहता था। मैंने सतपाल जी को कहा, प्रधान जी को, कि भेज दो उनको, उनसे बातचीत करेंगे। कि एक केस आया आपके पास जिसमें पता लगा कि वो कॉम्प्लिकेटेड केस था, उसको सर्जरी के बारे में बताया गया था प्रेगनेंसी में, कि
इसके लिए बच्चा अगर होना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर आपने उसकी सामान्य डिलीवरी की। हाँ जी। तो ये कैसे संभव हो पाया? क्या सच में वो सर्जिकल केस था या नहीं था? थोड़ा बताएं उसके बारे में। हमारे पास कल परसों 2 दिन से मेरे पास एक पेशेंट आ रही थी और वो पहले कहीं और अपना इलाज करवा रही थी। वहाँ पे उसका चेकअप किया गया, वो पूरी टर्म पे थी, 39 वीक्स उसके हो चुके थे, पहला उसका बच्चा था। तो उन्होंने जब नीचे से चेक किया, उन्होंने जो पुराने डॉक्टर, उन्होंने देखा कि बच्चा हैवी है, नीचे से उनको थोड़ी हड्डी टाइट लगी, तो उनको लगा कि नहीं, ये नॉर्मल के लिए नहीं जा सकती, तो उन्होंने दे एडवाइस फॉर सिजेरियन सेक्शन की, बड़े ऑपरेशन से ही बच्चा बड़े होगा, ऑपरेशन की। से बच्चा ठीक होगा। है। बट पेशेंट और उनके घर वाले काफ़ी थे कि नहीं, हमने नॉर्मल डिलीवरी करानी है। उनके घर में जो पहले उनकी जेठानी, उनकी ननद के बच्चों की सबकी नॉर्मल डिलीवरियां हुई थी, संगम हॉस्पिटल में ही हुई थी। संगम में ही हुई है, तो ठीक है। उनका काफ़ी विश्वास बना हुआ था संगम हॉस्पिटल के ऊपर। तो वो जब हमारे पास आए तो फिर हमने देखा कि कोई बात नहीं आंटी, हमें अपना खुद एक बार चेकअप करेंगे। तो हमने अपनी जांच करी, सारे टेस्ट वगैरह देखे उसके, उसका थोड़ा खून भी कम था, उसके पैरों में भी काफ़ी सोजिश थी। तो हमने उसकी जांच करी, पर मेरे को लगा जांच करके कि नहीं, ये 3.5 किलो का उसका बच्चा था, कि नहीं नीचे से आ सकता है। हमने हड्डी चेक करी, हमने पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट्स को विश्वास दिलाया कि नहीं आंटी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे नॉर्मल डिलीवरी की, बाकी भगवान की मर्जी, आगे जाके बच्चे को कुछ दिक्कत आती है या माँ को कोई दिक्कत आती है तो हम ऑपरेशन कभी भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार हम ट्राई बिल्कुल नॉर्मल का ही नॉर्मल की तरह रखेंगे, ट्राई करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल का ट्राई करेंगे। तो फिर कल हमारे पास पेशेंट आई, हमने उसको एडमिट किया, फिर हमने उसको दर्दें लगवाई। हमने उसको 12 बजे दर्दें लगवाई थी और 5:30 बजे बिल्कुल सही, माँ और बच्चा बिल्कुल सही नॉर्मली डिलीवर हो गए। 3.5 किलो का मेल बेबी कल शाम को उसको डिलीवर हुआ है और फैमिली और माँ बहुत ही खुश है। तो अभी खुश है वो, बिल्कुल। आपकी बातचीत हुई। हाँ चलिए, जी। बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये भी आ जाता है कि आमतौर पे कहा जाता है कि आज की जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां आ रही हैं, तो उनकी जब वो माँ बनने का वक्त आता है तो आमतौर पे ऑपरेशन ही होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? क्या वो सच में ऑपरेशन की स्थिति होती है या वैसी स्थिति होती है कि उसको जांचा ही नहीं जाता, जैसे आपने जांच लिया? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो, अगर कोई हाई रिस्क है, मान लो किसी का पहले ही प्रीवियस सिजेरियन है, पहले बड़ा ऑपरेशन हुआ हुआ है, या फिर उसका कोई बार मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चा बहुत हैवी है, बच्चे ने लैट्रिन पास कर दी है, उसको शुगर है या कोई और बीमारी है साथ में अटैच, तो वो इंडिकेशन बन जाती है अगर वो हाई रिस्क है कि ऑपरेशन की। पर हर प्रेगनेंसी मतलब सिजेरियन के लिए नहीं हम बोलते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारी डिलीवरीज हम नॉर्मली उसको असेस करके, उसको जांच परख करके, उसके नीचे से हड्डी अगर चेक करके, अगर उसकी ऑल बिल्कुल ठीक है, उसके आसपास पानी बिल्कुल ठीक है, बच्चा ठीक है, तो हम बहुत हद तक ट्राई कर सकते हैं कि वो नॉर्मली डिलीवर कर जाए। जैसे आज का जो वक्त है, आपने पढ़ाई पढ़ी है, अभी आप युवा डॉक्टर बने हैं, तो इस तरह की पढ़ाई में भी आपके एजुकेशन में आता था कि पहले महिलाओं की ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी होती थी और हम्म। आजकल सर्जिकल हो रही है, हम्म। ऑपरेशन हो रहे हैं, हम्म। ऐसा है? ये सब ऑब्वियसली बिल्कुल यहाँ पे शिफ्ट आया है टुवर्ड्स द सिजेरियन सेक्शन। पहले जो महिलाएं थी, ठीक है, वो मतलब उनका जो था फिजिकली बहुत एक्टिव रहती थी, घर का काम कर सारा करती थी, तो उनकी जो पेल्विक मसल्स थी वो बहुत रिलैक्स होती थी, तो आराम से वो लेबर पेन सहन कर पाती थी, तो वो आराम से नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चली जाती थी। पर आजकल बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बिल्कुल, एक तो लेट मैरिजेस हो गई हैं, लेट शादियां हो रही हैं, क्योंकि उनका जो वर्क बैलेंस है ऐसा हो गया है, लेट शादियां कर रहे हैं, लेट ही मैरिजेस, लेट वो प्रेगनेंसी कर रहे हैं। तो एक तो यही फैक्टर आ गया, ऊपर से उनका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल सिडेंटरी हो गया, बैठने वाला। उसकी वजह से जो उनकी मसल्स हैं, उनकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर पाए। कई बार पेशेंट खुद ही बोल देता है कि मैम, हम तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते, ऐसी दर्दा नहीं सह सकते। तो इसलिए देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट टुवर्ड्स द सिजेरियन सेक्शन। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैंडेटरी हो गया कि सिजेरियन ही होगा, बट शिफ्ट जरूर हुआ है पॉजिटिव, मतलब सिजेरियन सेक्शन की तरफ। शिफ्ट हुआ है, तो आपने बताया फिर भी बचा जा सकता है, बिल्कुल। जीवन शैली बदलने थोड़ी बदल सी, के, हाँ, और लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदले, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर। ठीक है। तो इसमें गर्भवती महिलाएं जो है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि क्या वो सलाह आपकी अपनाएं जिससे कि उनकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाए और बच्चा भी सुरक्षित सुरक्षित रहे और दवाएं कम से कम लेनी पड़े? इसमें सबसे क्योंकि पहले, ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आमतौर पे ऐसा देखने में आता है कि लड़कियां वहां जाती हैं, महिलाएं वहां जाती हैं, तो उनको ना शुरुआत में ही दवाई लिखना शुरू कर देता है डॉक्टर, हम्म। भी आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको ये दवाइयां लेनी है। हम्म। ऐसा आप भी करती हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हम होते ही प्रेगनेंसी में बिल्कुल मिनिमल दवाई जो रिक्वायर्ड है उतनी खाएं, और कोई भी दवाई जो लेनी है वो गायनाकोलॉजिस्ट की, ऑब्स्टेट्रिशियन की उससे ही खाएं, ठीक है, एडवाइस से ही खाएं, क्योंकि सारी दवाइयां प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती हैं। जो लोग ऐसे आरएमपी से या बाहर अपने किसी से भी ले लेते हैं एडवाइस, ऐसे नहीं करना चाहिए उनको, बिल्कुल अपने गायनाकोलॉजिस्ट से एडवाइस से ही खानी चाहिए तो प्रेगनेंसी में। खान पान में कुछ करें जिससे बीमारियों से बच सकें?
उनको अपनी जो डाइट है उसका बिल्कुल ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है, ज़्यादा तला फला नहीं खाना है, बाहर का जंक नहीं खाना है। उनको बोला जाता है कि अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को उनको बढ़ाना होता है, क्योंकि पहले 3 महीने में हम बोलते हैं कि उसको उल्टी जी कच्चा नोजिया होता है। तो उनको अपनी जो डाइट है वो स्मॉल मील्स लेनी चाहिए, छोटी छोटी डाइट लेनी चाहिए, अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए, बट फ्रीक्वेंट मील्स हम बोलते हैं कि एवरी 2 आवर आप खाएं। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब चौथे महीने से उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो उसको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का अच्छा प्रोपोर्शन लेना चाहिए। प्रोटीन रिक्वायरमेंट जैसे होगी अंडा हो गया, कोई अगर वो चने हो गए, दाल हो गए, सीड्स हो गए, तो इन चीज़ों का अपनी डाइट में सेवन करना चाहिए ताकि बच्चा और माँ दोनों हेल्दी रह सके। तो जो आसपास का एटमॉस्फेयर है घर का, महाभारत की कहानी सभी सुनाते हैं कि बच्चा अगर जब पेट में होता है तो माँ जो सुन रही है उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज के हम्म, वक्त में मोबाइल का इस्तेमाल होता हम्म, है, आसपास फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है उसका ही प्रभाव पड़ता है। तो क्या हम्म। सच में ऐसा पड़ता है और इसमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए गर्भवती महिला को? बिल्कुल, अगर वो यूज़ भी कर रही हैं, तो उनको थोड़ा एक पॉज़िटिव कंटेंट देखना चाहिए, ठीक है? ताकि उसका ऑब्वियसली जो उसका माइंडसेट होगा माँ का, उसका उसकी मतलब उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। तो अगर वो कोई कंटेंट देख रही हैं, तो वो ऐसा कंटेंट देखें जिससे उसका माइंड रिलैक्स हो, ना कि वो और स्ट्रेसफुल में आए। तो इस चीज़ का ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट पड़ता है। महिलाओं को इसके अलावा भी ये बच्चे जब होते हैं उसके अलावा फिर नई बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, बच्चेदानी में पथरी हो जाती है या गांठें बन जाती हैं या फिर पित्त में पथरी हो जाती है। तो इस तरह की समस्याएं क्या महिलाओं को ज्यादा होती हैं? इसकी कोई वजह है खास? हाँ, इसमें हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। जब तक वो बनता है ना, उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर चांसेस होते हैं रसोली होने के, और जो होता है इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फीमेल्स के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा देखी जाती है रसोली वाली, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है। क्या इनसे बचा भी जा सकता है? इनसे बिल्कुल बचा जाता है अगर हम अपनी डाइट प्रॉपर रखेंगे, अपना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करेंगे, तो इनसे काफ़ी हद तक इनसे बचा थोड़ा जा सा सकता है। बता दीजिए भी क्या क्या लाइफस्टाइल रखें, क्या क्या खाए पिए ताकि इन बीमारियों से देश की जो मातृशक्ति है और जो महिला शक्ति है वो बच जाए। सबसे पहले तो हमने अपनी डाइट में ये ना कि अपने जो प्रोटीन कंटेंट है हमेशा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अपनी जो वेजिटेरियंस होते हैं मोस्टली उनकी डाइट में प्रोटीन पूरा ही नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो क्योंकि पाता। वो दूध भी नहीं लेते हैं, दही भी नहीं लेते हैं, अंडा वो खाते ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो उनको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहिए। उसके बाद उनको अपनी जो लाइफ है, ठीक है, वो जो आजकल क्या है कि सारी सीडेंटरी लाइफ अपना रहे हैं, तो हमें उसको छोड़ के अपना वर्कआउट करना चाहिए। चाहे हम वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ भी तरीके की जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हमें अपनानी चाहिए। उसके बाद हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे हम थोड़ा अपने आप को काम रख पाएँ, स्ट्रेस फ्री रह पाएँ, मेडिटेशन कर सकते हैं, या जो भी कुछ कोई भजन है, कुछ भी मेडिटेशन जो भी हम कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर पाएँ। तो जो इससे हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। एक महिला या एक बच्ची जब आपके पास आती है, खासतौर पे महिलाओं की तो खैर हमने बात कर ली, जैसे बच्चियां जो आती हैं आज, तो वो अपना क्या ध्यान रखें जिसकी वजह से उनको बढ़ती उम्र में या चीजों में कोई तकलीफ ना हो? हुँ। ऐसा भी आपके पास कुछ केस आते होंगे, थोड़ा ये भी बता दीजिए उनको किस किस तरह की बीमारियां होने का अंदेशा रहता है? हुँ। सबसे पहले हमारे पास जो आजकल बहुत यंग पेशेंट्स आते हैं, जैसे उनको पीरियड्स आने शुरू होते हैं, जिसको हम मेनार्की कहते हैं, तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, यंग पेशेंट्स आते हैं, उनको पीरियड्स प्रॉब्लम होती है। कई बार उनको होता है कि जैसे बहुत जल्दी पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। कब आजकल कितनी उम्र में आने शुरू हो इवन जाते हैं? जो हमारे पास पेशेंट्स हमने कई देखे हैं कि जिनको 8-8, 9-9 साल पे पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं, जबकि नॉर्मल एज 12 से 13 साल की 12 से रहती है। 13 साल की है। हाँ, उनको ये मतलब क्योंकि वो इसका इसका सब लाइफ़स्टाइल का फ़र्क है। वो टीवी के ऊपर कंटेंट ऐसा देख रहे हैं जिसके ऊपर उनके वजह से उनका मानसिक इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट मानसिक पड़ता प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, नीचे से पानी पड़ता है। है। तो उनको ये सब भी जो इसको हम बोलते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं, ठीक है? उनको एडवाइस किया जाता है कि कॉन्डम्स के बारे में समझाया जाता है कि कैसे हम जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, उनसे बच सकते उनसे हैं। बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो तो इसके साथ कई बार ये आमतौर पे महिलाओं की ये भी समस्या होती है, जैसे वाटर डिस्चार्ज होना है, हुँ, वाइड जिसको वाइड बोलते हैं, डिस्चार्ज। उससे प्रति कोई भ्रम भी है गांव की महिलाओं में, शहर की महिलाओं में, या सब जगह एक जैसा है? नहीं, बहुत सारा फ़र्क है। जैसे जो गाँव की महिलाएँ होते हैं, ठीक है? उनको सैनिटरी नैपकिन्स का अभी तक कांसेप्ट पता ही नहीं है। वो अभी तक कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। आजकल सरकार हमारे पास फ्री पैड्स प्रोवाइड कर रही है ताकि वो घर-घर जो गाँव तक लोगों तक पहुँच सकें, पहुंचा सके ताकि वो पहुँचा बच सकें। सकें, स्वस्थता रह बिल्कुल, हाँ। सकें। क्योंकि मेंसेस में बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शंस ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो मेंसेस के टाइम पे अपनी नीचे लोकल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगी तो।
अच्छा, ये और बताइए, जैसे आपने बताया कि आजकल उम्र बढ़ रही है, शादी की उम्र बढ़ रही है, तो इस बीच एक नई तकलीफ और खड़ी हो जाती है, बच्चा समय पर ना होना हम्म। या बच्चा ना ही होना। हम्म। तो इन समस्याओं से जुड़े हुए पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, हम्म। उनको क्या सलाह देते हैं आप? क्या इसका कोई इलाज है हम्म। या कोई इलाज ही नहीं है? हम्म। बताइए थोड़ा सा। तो आजकल हम देख ही रहे हैं जैसे कि आजकल वर्क बैलेंस की वजह से जो आजकल सारा लेट मैरिजेस, लेट चाइल्डहुड की हमें लेट बच्चा करना है, मतलब लोग 30 इज अ न्यू नॉर्मल। जी, आजकल 30 इज अ न्यू नॉर्मल। नो पहले नॉर्मल है। नॉर्मली 24 25 इज अ जो परफेक्ट एज जो होती है मैरिजेस की, वो 25 टू हम बोलते हैं 28 30 के बीच में होती है, पर आजकल 32 35 इज न्यू नॉर्मल हो चुके हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारी ओवरीज के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। जो हमारी ओवरीज होती हैं उनके अंदर जो oocytes होते हैं, जो एग्स होते हैं, वो एक लिमिटेड अमाउंट के होते हैं, जो कि लिमिटेड उनकी जो विद एज उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम होने शुरू हो जाती हैं। तो उसकी वजह से प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो पाती, जो प्रॉपर कंसीव नहीं हो पाता। इसकी वजह से इसको हम जनरली इनफर्टिलिटी का नाम दे देते हैं, बांझपन की समस्या। तो इसकी वजह से हम मतलब उनको अपने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करनी चाहिए। उनको जो थोड़ी शादी की एज उनको हटा के थोड़ा पहले शिफ्ट करना चाहिए। तो मतलब उनको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बीच में बैलेंस जरूर रखना चाहिए। एक डॉक्टर के लिए क्या चुनौती ज्यादा होती है, कि मरीज को समझाना या उसको दवाओं से ठीक करना? उनके लिए समझाना, उनके जो टैबूज अटैच्ड हैं उस चीज़ को लेके कि नहीं हम ऐसा ही करेंगे, उनके जो सोशल स्टिग्माज अटैच्ड हैं उनको चेंज करना, उनकी जो मेंटालिटी को चेंज करना एक डॉक्टर के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके लिए पेशेंट जल्दी जल्दी मतलब आपकी बात पे विश्वास नहीं करता अनलेस एंड अनटिल आप बहुत यू आर गुड एट कम्युनिकेशन। जैसे कि आपने सोशल कुछ ये बताया, कुछ बता भी सकते हैं जिस तरह के भ्रम होते हैं, इल्यूजन होते हैं लोगों के बीच में? लोगों को जैसे बहुत होता है कि जैसे लास्ट हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम 9वें महीने में आके हम पेशेंट जैसे गर्भवती महिलाएं उनको खाना देना बहुत कम कर देते हैं, नहीं हाँ, बच्चा बढ़ जाएगा तो इसका ऑपरेशन हो जाएगा, बच्चे का वेट बढ़ जाएगा। तो ऐसे हाँ। बहुत सारे मिथ्स हमारे पास अटैच्ड आते हैं कि जो मतलब इसके साथ जैसे रिलेटेड ये है। भी होता है कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना हाँ, है कि नहीं पिलाना। गुड़ती देना, ठीक है, मतलब हाँ, गुट्टी देना, हाँ। गुड़ती देना ये बहुत ट्रेंड अपने इंडिया में, पंजाब में तो कॉमन ये सही है। है कि गलत दिस है? इज वेरी रॉन्ग। हमें गलत सबसे है ये? बिल्कुल गलत बात है ये। हमें सबसे पहले बच्चे को माँ का दूध ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो हम बोलते हैं 6 मंथ तक देना चाहिए। पर यहाँ पे लोग हनी चटाने लग जाते हैं, कुछ भी पिलाने लग जाते हैं, पर दिस इज वेरी उससे फॉल्स। क्या होता है, जैसे उससे बच्चे गुट्टी को से? इन्फेक्शन, उससे बच्चे को गट एलर्जीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर एडवाइस नहीं करते ये? नहीं, डॉक्टर बिल्कुल नहीं, एडवाइस आप डॉक्टर्स लोग नहीं एडवाइस। करते, ठीक है। हाँ जी। तो एक थोड़ा सा और बताइए कि जैसे जो बच्चियां हैं, माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, खासतौर पे महिलाओं पे, छोटी बच्चियों पे, जिससे कि वो मजबूत हो पाए और बीमारियों से लास्ट तक बच पाए। हम्म। यानी कि एक बच्चा, फिर उसके बाद माँ, और फिर उसके बाद वो पता नहीं कितने परिवारों को हम्म। संभालती है। तो इसको लेकर आपका कोई विशेष संदेश है तो वो भी बता दीजिए। सबसे पहले तो उनको अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दैट इज़ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, वो सबसे फॉरमोस्ट है कि अपनी फिजिकल, अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था के ऊपर काम करें। तो दे शुड बी फिजिकली एक्टिव। आजकल क्या है कि हर बच्चा इंडोर्स रहने लग गया है, कि आउटडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो बिल्कुल गई बंद हैं। हो गई है। सिर्फ फ़ोन पे रह गए हैं, फ़ोन पे गेम्स, फ़ोन पे ही अपना कंटेंट सब देख रहे हैं। तो उनको फिजिकली एक्टिव रहना है, मेंटल अपना काम करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना है। जो भी कंटेंट है दैट इज़ पॉजिटिव कंटेंट उनको वॉच करना है जब भी करना है। तो डॉक्टर बनना चाहते थे या बाय लक बन गए, बाय चांस बन गए? नहीं, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी सिंस 9th स्टैंडर्ड। तो ये पूरा आपने टारगेट ले लिया अपना और बन गए? हाँ जी, तो मेरे यही था, मेरा लक्ष्य यही था कि मैंने डॉक्टर ही बनना। अच्छा, तो अभी वो बन के वो कर पा रहे हैं? कोई तकलीफ आ रही है? जैसे होता है ना कि बनने, एक बार इच्छा होती है डॉक्टर बन जाऊं, मैं ये हम्म। करूंगी, मैं ऐसे समझाऊंगी, लोगों को बीमारियों से दूर हम्म। कर दूंगी, हम्म। तो वो सपना साकार हो रहा है, कहीं कहीं अड़चन आ रही है? नहीं, सपना साकार हो रहा है, बट ऑब्वियसली हार्ड वर्क बहुत था। हार्ड वर्क का कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकते हम हार्ड वर्क को। तो बहुत सारी हार्डशिप्स भी आई हैं, बहुत हमने डिफिकल्ट टाइम्स भी देखे हैं अपनी रेजिडेंसी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमबीबीएस के टाइम पे। तो पर पर हार्ड वर्क पेज ऑफ। भी डगर आसान नहीं है, हाँ, मुश्किल होती है, मुश्किल है, हाँ सोचना बट पड़ता है तो बिल्कुल, अचीव करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमारे बहुत से दर्शक हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम स्पेशल सेशन इसके ऊपर भी करें कि बिल्कुल सर। आपने कैसे सोचा और बनने के अंदर क्या क्या तैयारियां की, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो। श्योर सर।
तो आप यहाँ आए, आपने बहुत सी जानकारी दे दी मेरे को, और कई जानकारी ऐसी है जो दर्शक आपसे लेना चाहेंगे। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग आपसे मिलना चाहें वो कहाँ मिल सकते हैं, किस वक्त आप अवेलेबल होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। मैं मानव सेवा संगम हॉस्पिटल में अपनी सुविधाएं दे रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में आप 10 से लेके 2 बजे तक और शाम को 4 से लेके 6 बजे तक आप मेरे को मिल सकते हैं। बाकी 24 घंटे तक हमारी जो सुविधाएं हैं वो अवेलेबल रहती हैं। संडे ऑफ रहता है, मंडे से सैटरडे तक आप कभी भी हमें विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनी सिंगला जी, आप यहाँ आए, आपने हमें बातचीत करके काफ़ी ऐसी ज्ञान की बातें बताई जो सबके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, सबके लिए अच्छी रहेंगी। और एक और वादा कि इसके बाद फिर हम मिलेंगे और बच्चों को बताएंगे डॉक्टर कैसे बना जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत मच बहुत फॉर योर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वैल्यूएबल टाइम।